हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपका भविष्य में एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल टियर 2, एसएससी सीएचएसएल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। ऐसे सवाल लेकर आता हूँ जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस में पूछे गए इतिहास के सभी सवालों को। हमने दोस्तों कल भी सवाल डिस्कस किए थे एसएससी एमटीएस में इतिहास के, और आज भी हम दोस्तों इतिहास के सवालों को डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल है। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते रहिएगा, और जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट यहां से बताने वाला हूं उसको भी आप नोट करते रहिएगा। आने वाली शिफ्टों में आपको 100% सवाल देखने को मिलेगा। हमारा पहला सवाल पूछा गया है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, बिंबिसार, खिलजी खां, विजयानंद। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपको याद होगा सैयद वंश। इसके संस्थापक कौन थे? खिलजी खां। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। अगर हम दोस्तों बात करें दंती दुर्ग, ये कौन से वंश के संस्थापक थे? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। ये बात आपको नोट करके रखनी है। बिंबिसार, ये दोस्तों कौन से वंश के संस्थापक थे? हर्यक वंश। किसके थे? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। अगर हम दोस्तों बात करें चोल वंश, चोल वंश, इसके दोस्तों संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु दोस्तों चोल वंश के संस्थापक थे। इसके अलावा विजयानंद, ये दोस्तों पल्लव वंश। इन सब सवालों को आपको नोट करके रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब दोस्तों आप फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिलजी खां। और दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। बिंबिसार, ये दोस्तों किसके हैं? ये हर्यक वंश के संस्थापक हैं। और दोस्तों विजयानंद, ये दोस्तों कौन है? ये पल्लव वंश के संस्थापक हैं। सिंह विष्णु, ये दोस्तों चोल वंश के संस्थापक हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको आप याद करके रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अहमदिया इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कटफिसस के द्वारा, गुलाम अहमद के द्वारा, मुस्लिम वंश के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें अहमदिया इस्लाम इसकी स्थापना की थी गुलाम अहमद ने। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। दोस्तों आपको याद होगा कटफिसस, ये दोस्तों कौन से वंश के संस्थापक थे? कुषाण वंश। आपको याद होगा कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको दोस्तों याद रखना है कटफिसस। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में हर शिफ्ट में आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग भरे सवाल होते हैं। आप दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट मैं यहाँ पर आपको नोट करा देता हूँ। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको दोस्तों याद रखना है ये श्री राजगोपालाचारी। अगर आपसे सवाल पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? श्री राजगोपालाचारी। इनको आप याद रखिएगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय दोस्तों कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। इन दोनों सवालों को आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहां से मैं आपको 2 से 3 चीजें और बताता हूं। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाता है लिन लित गो, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि दोस्तों 9 अगस्त 1942 को हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, ये दोस्तों कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। आपको याद होगा। इसी समय दोस्तों वायसराय कौन थे? ये दोस्तों लिन लित गो थे। ये सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लिन लित गो। इसको आप नोट कर लें। अब दोस्तों बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? करजन के समय हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। इसको आपको याद रखना है। और 1906 में दोस्तों क्या हुआ था? तो आपको याद होगा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी? मुस्लिम लीग की। ये कुछ सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको आप नोट करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सरोजिनी नायडू को किस उपनाम से जाना जाता है? स्वर कोकिला, भारत कोकिला, डिंग एक्सप्रेस, पयोली एक्सप्रेस। दोस्तों आपको बता दें आपकी परीक्षाओं में सवाल 100% यहां से पूछा जाता है। सरोजिनी नायडू को किस उपनाम से जानते हैं? तो आप सबको पता होगा, ये दोस्तों भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। अब दोस्तों आपको याद होगा स्वर कोकिला ये किसको कहते हैं? लता मंगेशकर जी को कहते हैं। और यहां से सवाल क्या बनता है? लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? वर्ष 2001 में। कब दिया गया था? वर्ष 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न प्रदान किया गया था। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लता मंगेशकर चौक, इसका दोस्तों उद्घाटन कहां पर हुआ? अयोध्या। कहां पर हुआ? अयोध्या में हुआ। ये दोस्तों करंट अफेयर का लल्लन टॉप सवाल है, इसको आप याद रखें। और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला था? नरेंद्र मोदी जी को मिला था। अब कमेंट कर कर आपको बताना है दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये किसको मिला है? आशा भोसले को मिला है कि आशा पारेख को मिला है? जल्दी से कमेंट कर कर आपको बताना है। अब दोस्तों आपको याद होगा दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय ओलंपिक संघ इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी ऊषा जी बनी है। अब दोस्तों आपको बताना है पीटी ऊषा को इन दोनों में से क्या कहते हैं? ढिंग एक्सप्रेस कहते हैं कि पयोली एक्सप्रेस कहते हैं? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लोथल स्थान किस नदी की उपनदी के किनारे स्थित है? सवाल बहुत ही घुमा कर पूछा गया है आपकी परीक्षा में, बहुत ध्यानपूर्वक सवाल पड़ेगा तभी आप इसका आंसर सही से बता सकते हैं। लोथल स्थान किस नदी की उपनदी के किनारे पूछा गया है? यानी दोस्तों आपको वह नदी बतानी है जो दोस्तों इसकी उपनदी है, जो जिसके किनारे ये स्थान स्थित है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितने डीप सवाल आपसे पूछा गया। तो आपका राइट आंसर होगा साबरमती नदी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल क्या पूछा गया कि लोथल स्थान किस नदी की उपनदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये क्या है? साबरमती नदी। यानी कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किसके? भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। और जो भोगवा नदी है किसकी सहायक नदी है? साबरमती नदी की। तो आपका राइट आंसर होगा साबरमती नदी। इसको आप नोट करके रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब दोस्तों आपको याद होगा बेतवा नदी, इस पर क्या है? माता टीला बांध। माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना दोस्तों कहां पर स्थित है? ये बेतवा नदी पर स्थित है। अब दोस्तों आपको याद होगा रावी नदी को वेदों में क्या कहते हैं? तो आपको दोस्तों याद होगा परुषणी। रावी नदी को वेदों में क्या कहा गया? परुषणी कहा गया है। दोस्तों झेलम नदी को क्या कहा गया? वितिस्ता। और दोस्तों चेनाब नदी को क्या कहा गया? अस्कनी। चेनाब को क्या कहा गया? अस्कनी। इन सब बातों को आपको नोट कर लेना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहां से मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आप सब जानते हैं कि अगर आपका परीक्षा भविष्य में होने वाला है, यानी कि आप अगर एसएससी, एमटीएस या सीजीएल या सीएचएसएल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। जी हाँ दोस्तों, आपको इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आप केवल जीके के नोट्स लेते हैं तो आपको इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, विविध स्टैटिक जीके, यानी दोस्तों आपको टॉपिक वाइज मिलने वाला है पीडीएफ फॉर्म में। इसको आपको याद रखना है। अगर आप दोस्तों करंट अफेयर्स के नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक का सारा करंट अफेयर वन लाइनर नोट्स के रूप में मिलने वाला है, और दोस्तों बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आप केवल जीके के नोट्स लेते हैं तो आपको केवल 60 रुपीज इसके लिए पे करने पड़ेंगे। अगर आप दोस्तों करंट अफेयर्स के नोट्स लेते हैं तो आपको इसके लिए 60 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर केवल ऐसा कंटेंट तैयार किया गया, ऐसा कंटेंट इंक्लूड किया गया जो आपके एसएससी में पूछा जाता है और पूछा गया है। फालतू का कोई ज्ञान यहां पर नहीं दिया गया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात दोस्तों आप याद रखिएगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर मिक्स के नोट्स हैं। यानी कि अगर दोस्तों आपको दोनों परचेज करने हैं साथ में, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मात्र 70 रुपए में ये आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। इसका जो लिंक है मैंने अपने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करके रखा है। बहुत बच्चे दोस्तों कमेंट करते हैं कि इसको कैसे परचेज किया जाए। तो दोस्तों आपको जो भी ई नोट्स परचेज करनी है, आपको उसी लिंक पर क्लिक कर आप पेमेंट कर दीजिएगा और उसको परचेज कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए निर्णायक साबित होंगे ये ई नोट्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बादशाह की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों बादशाह की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई है? तो आपको नोट करना है ये बाबर के द्वारा की गई है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों आपने क्लास को लाइक ना किया हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी या मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की ने की थी, कर्नल एम एस्कॉल्ट ने की थी और COD दोनों ने की थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी स्थापना किसने की थी? ये मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की ने भी की थी और दोस्तों कर्नल एम एल्कॉट, यानी कि ये दोनों आपके सही जवाब होंगे, यानी कि आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप याद रखें। और थियोसॉफिकल सोसाइटी ये परीक्षाओं में बहुत बार आपके सवाल पूछा गया है, इसको आप नोट कर लें। एनी बेसेंट, इनसे आपको क्या रखना है? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। लेकिन अगर आपसे वही पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कांग्रेस के 3 अधिवेशन जो आपको याद रखने हैं, 1885, 1886, 1887। ये लाइन से दोस्तों इनको आपको याद रखना, 1885, 1885। ये आपको दोस्तों लाइन से याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। 1885 का कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। सचिव कौन थे? A.O. ह्यूम। और दोस्तों आपको याद होगा कहां पर संपन्न हुई थी? तो आपको दोस्तों नोट होगा ये मुंबई में, यानी कि बंबई में दोस्तों ये समापन हुआ था इसका। अगर आपसे पूछा जाए 1886, इस समय दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। और माफ कीजिएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे 1886 के दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन में। और कहां हुआ था? कोलकाता में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि 1887 इसमें दोस्तों कहां पर हुआ था? ये मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब। ये 3 सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं, इनको आप नोट करके रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ऋतु संहार निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? पाणिनि की पुस्तक है, कालिदास की, वात्स्यायन की, विष्णु शर्मा की। आपको नोट करके रखना है, ये दोस्तों कालिदास की पुस्तक है। कौन सी? ऋतु संहार है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। पाणिनि आपको याद होगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इनको आप नोट कर लें। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों पाणिनि की पुस्तक है। और ऋतु संहार किसकी है? कालिदास की है। वात्स्यायन कल्पसूत्र, कल्पसूत्र, कल्पसूत्र किसकी पुस्तक है? वात्स्यायन की पुस्तक है। और विष्णु शर्मा कौन सी पुस्तक? पंचतंत्र। पंचतंत्र की कथाएं आपने सुनी होगी दोस्तों, ये किसकी है? विष्णु शर्मा। इसके अलावा अब आप कमेंट करके बताएंगे आप कि नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से इसका जवाब कमेंट कर आपको देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरंदर की संधि का संबंध किस वर्ष से है? 1661, 1663, 1662, 1665। आपको दोस्तों याद होगा पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आपको नोट करना है। आपको दोस्तों याद होगा 1764, इसको क्या हुआ था? आपको दोस्तों याद आ रहा होगा 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है बक्सर का युद्ध। ये कब हुआ था? 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। किसके बीच में हुआ था? हेक्टर मुनरो, दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में हुआ था। और सवाल आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों आपको बता, हेक्टर मुनरो ने किया था। ये सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछा था कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1773 से 1785 के बीच में गवर्नर जनरल कौन बना था? कैनिंग थे, क्लाइव थे, हेस्टिंग थे, डलहौजी थे। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएगा सवाल। 1773 से 1785 के बीच में गवर्नर दोस्तों जनरल कौन थे? तो आपको नोट करना है वॉरेन हेस्टिंग। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों इन सवालों का करते हैं पोस्टमार्टम। एक भी सवाल आपका गलत नहीं होने दूंगा दोस्तों इस सवाल को लेकर। अगर आपसे पूछा जाता है लॉर्ड कैनिंग, अभी मैंने आपको बताया भारत के पहले वायसराय, अगर आपसे पूछे भारत के पहले वायसराय दोस्तों कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। रॉबर्ट क्लाइव, इनका नाम आपको क्यों याद रखना? ये बंगाल के पहले गवर्नर हैं। बंगाल के पहले गवर्नर किसके हैं? बंगाल के फर्स्ट
गवर्नर कौन है? ये रॉबर्ट क्लाइव हैं। और दोस्तों आपको याद होगा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है वारेन हेस्टिंग। ये पहले गवर्नर जनरल हैं। दोस्तों गवर्नर अलग होता है, गवर्नर जनरल अलग होता है। अगर आपसे बंगाल का पहला गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव, अगर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग। अब दोस्तों बात करते हैं भारत के संदर्भ में। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया था भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक थे। इसको आप नोट करते चलें जितने सवाल मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। और भारत के पहले वायसराय मैंने आपको नोट करा दिए हैं। आई होप दोस्तों आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लौह स्तंभ निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? चेन्नई, नई दिल्ली, औरंगाबाद, पटना। दोस्तों आपको याद रखना है लौह स्तंभ कहां पर स्थित है। ये दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। औरंगाबाद, इसका नया नाम बदलकर क्या हो चुका है? संभाजी नगर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रार्थना समाज की स्थापना कहां पर हुई थी? दोस्तों ये सवाल भी आपसे पूछा भी गया है और आपकी परीक्षा में आया सवाल है। दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना कहां पर हुई थी? तो आपको नोट करना है ये मुंबई में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों आपको याद होगा प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग। महाराष्ट्र में दोस्तों कौन सा हुआ था? सत्यशोधक समाज। कब का है? 1873 का है सत्यशोधक समाज। और इसकी स्थापना किसने की थी? आपको याद होगा महात्मा ज्योतिबा फुले। और गुलामगिरी इनकी पुस्तक है, इसको भी आप नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, राजा जयसिंह हैं, अश्वघोष हैं, हर्षवर्धन हैं। लगाइएगा स्टार, ये सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप स्टार लगा के रखें, परीक्षा में रिपीटेड सवाल हैं सारे के सारे। दोस्तों अब आपको याद होगा हर्षवर्धन। अगर आपसे पूछा जाए हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? ह्वेन सांग। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि ह्वेन सांग किसके शासनकाल में आया था? ये दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगर आपसे पूछ रहे इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता ये दोस्तों कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। और किसके शासन काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसको भी आप नोट करके रखें, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको क्या क्या बताया? पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? ह्वेन सांग। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? ये दोस्तों आया था मोहम्मद बिन तुगलक के। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ जाता कि फायान ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसको भी आप कहीं पर नोट कर लें, आपकी परीक्षा में सवाल जरूर आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1929 के लाहौर बम कांड में कौन शामिल था? दोस्तों यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। कौन कौन शामिल था? कौन कौन शामिल था? इसमें कौन कौन शामिल था? यह सवाल आपसे पूछा गया एसएससी एमटीएस में। दोस्तों वर्ष 1929 के लाहौर बम कांड में दोस्तों कौन शामिल थे? तो आपको याद होगा सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूरी डेट पूछी जाए तो 8 अप्रैल 1929 को। और 1929 को दोस्तों क्या हुआ था? तो आपको याद होगा लाहौर अधिवेशन है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जिसमें दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, आपको याद होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है? जोनाथन डंकन, सर सैयद अहमद खान, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी। आपको दोस्तों याद होगा अलीगढ़ आंदोलन, ये इसमें कौन शामिल था? सर सैयद अहमद खान। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको नोट करना है। सारे सवाल आपके एमटीएस में पूछे गए सवाल हैं। क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर भी शेयर कर दें जिसका भी एग्जाम है। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, नूरजहां। दोस्तों आपको याद रखना है जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। ये वो सवाल है जो दोस्तों हम कई बार पढ़ते हैं लेकिन दोस्तों एग्जाम हॉल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नूरजहां, इनके द्वारा दोस्तों एतमा अब्दुल्ला का मकबरा, एतमा अब्दुल्ला,
एतमा अब्दुल्ला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। इसको भी आप थोड़ा नोट कर लें। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों में कुल कितने राजनीतिक केंद्र हैं? दोस्तों इस प्रकार का कोई सवाल आपकी परीक्षा में आया था, इसके आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है। दोस्तों अशोक के शिलालेखों में कुल कितने राजनीतिक केंद्रों का दोस्तों उल्लेख है? आई होप दोस्तों इसका आंसर 5 होगा। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे। और दोस्तों वो केंद्र कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। ये दोस्तों 5 राजनीतिक केंद्र थे। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे कि यह सवाल ठीक है कि नहीं, और इसका आंसर आपको कमेंट कर जरूर बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मुगल शासक को वर्मा भेजा गया था? ये वह सवाल है जो परीक्षाओं में आपसे बार बार पूछा जाता है, इसको आप गलत मत कीजिएगा। किस मुगल शासक को वर्मा भेजा गया था? तो आपको याद रखना है, ये दोस्तों बहादुर शाह जफर को भेजा गया था। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको नोट करके रखना है, अच्छा सवाल है। अब दोस्तों आपको याद होगा औरंगजेब, इनको दोस्तों आपको याद होगा, इन्हों आलमगीर, कौन से दोस्तों? आलमगीर की उपाधि किसको दी गई है? औरंगजेब को दी गई है। और दोस्तों बीबी का मकबरा किसने बनवाया है? औरंगजेब ने बनवाया है। इसको भी आपको नोट करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोस्तों किसका नारा है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो दोस्तों आपको सबको याद होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम दोस्तों क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से 3 से 4 सवाल जो आपको याद रखने हैं। इन्होंने दोस्तों आपको याद होगा 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 से। इसकी अध्यक्षता किसने की? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और एक सवाल आपको याद होगा 1939 का, इसको क्या हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब जल्दी से कमेंट करके बताएं, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये दोस्तों किसने कहा था? जल्दी से बताएं। लाला लाजपत राय ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था या महात्मा गांधी ने कहा था? जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है। आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है, चौरी चौरा घटना किस वर्ष से संबंधित है? 1920, 1922, 1923, 1924। दोस्तों आपको याद होगा चौरी चौरा घटना ये कब की है? फरवरी 1922 की घटना है। फरवरी 1922 की घटना है चौरी चौरा घटना। और इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। तो आपसे सवाल पूछा गया है कई बार कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद समाप्त किया गया? तो चौरी चौरा घटना के बाद। अब दोस्तों 1923 में क्या हुआ था? तो आपको याद होगा स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। किसने किया था? सीआर दास यानी कि चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने दोस्तों कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1920 में। आपको याद होगा असहयोग आंदोलन। अब बात करते हैं 1924, इसको क्या हुआ था? बेलगांव अधिवेशन ये कब हुआ था? 1924 में। और दोस्तों बेलगांव स्थान कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और सवाल आपसे पूछा था कि एकमात्र अधिवेशन है, मतलब कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगांव अधिवेशन। इन सवालों को आप नोट करके रखेंगे, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे सवाल आपके एसएससी एमटीएस में पूछे गए सवाल हैं। दोस्तों अभी मैं आपको हिस्ट्री के सवाल करा रहा हूँ, 1 से 2 दिन अभी आपके हिस्ट्री के सवाल सारे संपन्न हो जाएंगे जो आपके एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं। उसके बाद दोस्तों मैं खेल विशेषांक लेके आने वाला हूं, यानी कि दोस्तों एसएससी एमटीएस में जितने भी खेलों के सवाल पूछे गए हैं सारे सवाल 3 से 4 वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों जो संतूर वादक हैं, सितार वादक हैं, यानी कि दोस्तों आपका जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या क्लासिकल डांस है, उनसे सवाल पूछे गए हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि कुल मिलाकर आपको एसएससी का निचोड़ आपके सामने रखने वाला हूं। बस आप क्लास को रेगुलर देखते रहिएगा।
अगर क्लास पर नए हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और जिन ई नोट्स को लेकर मैंने दोस्तों चर्चा की है उसको आप जरूर परचेज करके रखें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही कंसाइज रूप में आपको वो कंटेंट दिया जा रहा है। आप केवल और केवल उसको 10 से 15 दिन में पढ़कर खत्म कर सकते हैं और दोस्तों 20 में से कम 17 से 18 सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।